नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि साथियों, जेपीएससी परीक्षा की बिगुल बज चुकी है और साथ ही साथ कई मेधावी छात्र इस परीक्षा की तैयारी में कई वर्षों से लगे रहते हैं। लेकिन सिविल सेवा एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बहुत कम ही वैसे प्रतिभागी भाग्यशाली लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं जो अपनी तैयारी को बहुत ही स्मार्ट तरीके से करते हैं। पढ़ते तो यहाँ पर लाखों लाख बच्चे हैं अभी, और जहाँ सिविल सेवा की बात होती है, सिविल सेवा का पद एक तरह से सभी लोगों की एक चाहत की पद बन जाती है। जहाँ से नाम सिविल सेवा की शुरू होती है, वहाँ से लोग उनको एक अलग नज़रिए से, अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। उसे चाहत है पाने की बहुत लोगों की, लेकिन कुछ ही पा पाते हैं, और जो कुछ लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं, उस पर हमने स्टडी किया कि आखिर कुछ ही लोग वहाँ तक क्यों जा पाते हैं। पढ़ते इतने लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग वहाँ तक क्यों पहुँच पाते हैं, उसके पीछे की क्या कारण है। और इसकी जो पीछे की कहानी है, वह कहानी ये है कि पढ़ाई तो हर कोई करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं वही आगे चल करके अंतिम सक्सेस पाते हैं। मैं यहाँ पीटी और मेंस एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ। अंतिम जो फाइनल सिलेक्शन की जो बातें होती है, मैं उस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ, और कुछ ही प्रतिभागी वहाँ तक पहुँचते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सिविल सेवा परीक्षा, जिसकी नोटिफिकेशन झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 103 पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने एक संभावित पीटी परीक्षा की तिथि भी जारी किया है, और वह पीटी परीक्षा की तिथि है 8 मार्च। 8 मार्च है वह परीक्षा की तिथि। कितने मार्च है? 8 मार्च है वो परीक्षा की तिथि। संभावित प्रारंभिक परीक्षा की तिथि, परीक्षा की तिथि। और आप लोग को पता भी होगा इस चीज को कि जेपीएससी ने कुछ किया चाहे नहीं किया है, लेकिन अगर पीटी भले रिजल्ट 2 साल के बाद आएंगे, फाइनल रिजल्ट 2.5 साल तक भी आएंगे, ये एक अलग कहानी है, लेकिन पीटी एग्जाम लेने में वो लेट नहीं करेगा। जो कह दिया कि हम 8 तारीख को लेंगे, 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं करेगा ये। यानी 8 मार्च को वह संभावित जो परीक्षा की तिथि है, वो 8 मार्च को संभावित परीक्षा की तिथि हकीकत में बदल सकती है, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस 8 मार्च की जो परीक्षा की तिथि यहाँ पर जारी किया गया है, आखिर इसमें जो स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के नेचर के आधार पर हम इसको 2 भाग में बांट करके देख लेंगे। एक वैसे स्टूडेंट है जो परीक्षा की तिथि जारी होने के बाद से पढ़ रहा है, यानी परीक्षा तिथि जारी होने के बाद ये पढ़ाई करते हैं। और एक व्यक्ति है, वह कई वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 2 तरीके का स्टूडेंट बैठेंगे। कुछ लोग ये जो परीक्षा तिथि जारी होने के बाद जो पढ़ाई शुरू किए हैं, और जो कई वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं,
यह दो प्रकार के स्टूडेंट आएंगे और इसी दो प्रकार के स्टूडेंट इस तैयारी को परीक्षा को इन लोग देंगे। लेकिन कभी कभी एक चीज होती है कि जो कई सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं उनका पीटी में बाहर हो जाते हैं, और जो परीक्षा तिथि जारी होने के बाद कुछ लोग पढ़ाई शुरू करते हैं वह पीटी पास कर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कई लोग ऐसे लगेंगे कि सिविल सेवा का एग्जाम को भर लिए हैं और वो सब काम करेंगे, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, शादी पार्टी में जा रहे हैं, कभी पार्क घूमने चले गए। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जैसे वो एग्जाम की बात होती है ना, उनके अंदर उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो लगातार दिन रात 24 घंटे में 15-15 घंटे स्टडी करने पर लग जाते हैं। वह सोना, खेलना, खाना सब भूल जाते हैं। फिर भी कभी कभी उनकी एग्जाम मतलब पीटी क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो आखिर एग्जाम क्वालिफाई करने की क्या कोई एक स्पेशल पावर है या कोई एक स्पेशल तरीका है जिसमें जो कुछ बच्चे ऐसे जो कम पढ़ने वाले बच्चे, जो आपको लगता है कि यह कम पढ़ता है, यह पढ़ता ही नहीं है, और वही वो निकल जाता है, और जो लगता है कि खूब पढ़ाई कर रहा है वो बाहर हो जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि इसके पीछे की कहानी में यह है कि जो कम पढ़ करके और परीक्षा निकालते हैं वह पढ़ते तो वो भी है, लेकिन वह स्मार्ट स्टडी को ध्यान में रखते हैं, इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट तरीके से वो पढ़ते हैं। और ये जो स्मार्ट तरीके से पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, ये स्मार्ट तरीके से पढ़ने वाले स्टूडेंट पीटी भी निकालते हैं, मेंस भी निकालते हैं, इंटरव्यू भी जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी बात पर करेंगे कि आखिर ये क्या करते हैं। ये जो स्मार्ट स्टडी वाले जो बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं, क्या उनके अंदर ऐसा क्या चीज़ें होती है जिस चीज़ को कौन ऐसे वह मतलब जादू की छड़ी है, जिस जादू की छड़ी को वो मार करके और कम समय में वो एग्जाम को निकाल लेते हैं। हम आज इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे कि जेपीएससी का एग्जाम कम समय में हम कैसे निकालें। ये जो पीटी का एग्जाम है, वो मेंस का भी एक अलग तरीका है, और फाइनल इंटरव्यू तो उसकी भी एक अलग कहानी है। तो यहाँ पर चलते हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर वो तरीका क्या है। तो इस तरीका, जब भी हम लोग स्मार्ट स्टडी की बात करते हैं, स्मार्ट तरीका की बात करते हैं, तो वह दो चीज़ों पर फोकस करके चलते हैं। स्मार्ट स्टडी करने वाले जो बच्चे होते हैं वह दो काम को अपने जीवन में अवश्य वो करते हैं, और वह दो काम क्या है कि पहला वो काम है कि चाहे वो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे जो भी एग्जाम की तैयारी वो कर रहा है, उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए वो करते क्या हैं कि सबसे पहले उस एग्जाम के सिलेबस को वो देखते हैं और उसको पढ़ते भी हैं और उसको एनालाइज करते हैं, सिलेबस को एनालाइज करते हैं उसको सिलेबस को। और सिलेबस जब एनालाइज होता है तो एनालाइज कैसे करते हैं वो देखिए। ये पहले उन पॉइंट्स की ओर चर्चा करते हैं, उन चीज़ों पर चर्चा करते हैं जहां पर उसे अधिकतम मार्क्स आने की संभावना हो। अधिकतम मार्क्स जो जो टॉपिक से उसको आने की चांसेस है, पहले वह उसी अधिकतम मार्क्स वाले टॉपिक्स पर फोकस करके चलते हैं, अधिकतम मार्क्स वाले, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कौन ऐसे टॉपिक हैं जिस टॉपिक पर इसमें हम कम पढ़ करके ज़्यादा मार्क्स को ला सकते हैं, कम पढ़ करके ज़्यादा मार्क्स को हम ला सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जब वो एनालाइज कर लेते हैं तो सिलेबस तो भारी भरकम होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, करंट अफेयर, मिसलेनियस, सब चीज़ उसमें डाला रहता है। तो वह पहला तय करते हैं प्रायोरिटी, अपनी प्रायोरिटी उसका किस में है, कौन से वैसे टॉपिक को वो पढ़ेंगे जिस टॉपिक में कम पढ़ करके वो अधिक मार्क्स को ला सकता है, कौन ऐसे टॉपिक है जिसको वो अधिक पढ़ करके कम मार्क्स को लाते हैं।
तो पहले वो प्रायोरिटी तय करते हैं कि जिससे कम पढ़ करके अधिक मार्क्स को लाया जा सकता है, पहले उन टॉपिक्स पर पढ़ते हैं और यह तय करते हैं कि कम से कम हमें 70% मार्क्स लाना ही है। और 70% यानी अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम वो 70 नंबर उसको एनी हाउ लाना ही है एक पेपर में, ठीक है। तो यहां पर ये जब हो जाता है तब दूसरा उसका काम क्या होता है वो समझिए। क्योंकि सिलेबस बहुत लंबी चौड़ी सिलेबस होती है, बहुत सारी चीजें उसमें डाला होता है, तो अब उनके समक्ष दूसरा चुनौती रहता है कि किसको पढ़े और कितना हम पढ़ें। यह बात सिलेबस नहीं बताती है कि क्या पढ़े और कितना पढ़ें। सॉरी, क्या पढ़े वो तो बता देता है कि ये टॉपिक से हम सवाल पूछेंगे, ये बात तो वो बता ही देता है, लेकिन कितना पढ़ें, कितनी गहराई के साथ पढ़ें, वह चीज सिलेबस कभी नहीं बताती किसी भी स्टूडेंट को। अब वो कौन बताती है? जब वो सिविल सेवा वो नहीं बताती है तो कौन बताती है उसमें? तो वह बताती है जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है वह बता देता है उसे, उस स्टूडेंट को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बता देता है उस स्टूडेंट को कि आपको कितनी गहराई तक पढ़नी है, कहां तक पढ़नी है, और हम आपसे कितनी गहराई तक सवाल पूछेंगे। यह चीज हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उसके पिछले वर्षों में जेपीएससी द्वारा आयोजित एग्जाम्स जो है वह एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं, यह प्रश्न आपको बता देता है कि वो हम कितने दूर तक मतलब स्टडी करें, कितनी गहराई के साथ करें और कहां तक करें, यह चीज ये बताएगा। जब ये दोनों चीजें हो जाती है तब जाकर के वो पढ़ाई अपना शुरू करता है, और पढ़ाई शुरू करने के बाद उन टॉपिक पर जहां उसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे उसको वह पहले कर लेता है, और जो दूसरे टॉपिक्स होते हैं वह दूसरे टॉपिक्स पर वो कम फोकस करते हैं। लेकिन पढ़ते वो सब है भाई, ऐसा नहीं कि वो पूर्णतः छोड़ देते, वो पढ़ेंगे भी वो, लेकिन थोड़ा सा वेटेज को देखता है कि वेटेज हमारा किधर है। जिधर पलटा हुआ भारी होगा उधर वो देख लेता है, जिधर पलटा हल्का होगा उसको छोड़ देता है। तो ये तरीका से वो अपनाता है। अब यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे पास दोनों चीज होना चाहिए, क्योंकि अगर कम समय में अगर हमको पढ़ना है और जेपीएससी का ये जो एग्जाम है उसका पीटी का, इस पीटी का एग्जाम को यदि क्वालिफाई हमें करनी है और टाइम हमारे पास है मात्र 8 मार्च दिया हुआ है, टाइम है 8 मार्च को पीटी हम लेंगे। जेपीएससी ने कह दिया कि हम संभावित 8 मार्च को ले लेंगे, और अभी तैयारी भी इसी 8 मार्च को ही ध्यान में रख के करनी है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग मार्केट में ये भी हल्ला उड़ा रखे हुए हैं कि नहीं 8 मार्च को कैसे संभव हो सकता है। भाई गवर्नमेंट है, वो कुछ भी संभव हो सकता है, इसलिए अभी जो पढ़ाई करना है वो 8 मार्च को ध्यान में रख करके पढ़ाई करनी आपको है, ठीक है। तो जेपीएससी जो पीटी का एग्जाम है उस पीटी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे, वह गुर सिखाएंगे जिससे आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं कि आखिर ये जो एग्जाम्स है वह एग्जाम्स का क्या मतलब किस तरीके से हम देखें। तो जेपीएससी पीटी का जो एग्जाम है उसका पहले सिलेबस हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग आज पढ़ेंगे स्मार्ट स्टडी करने का तरीका सीखेंगे। और इसके सिलेबस को यदि हम लोग देखें तो इसके सिलेबस में जो पढ़ने के लिए दिया गया है वह 2 पेपर है, एक है जीएस पेपर 1 और दूसरा है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 है और जीएस पेपर 2 है, और दोनों का सेम वेटेज रखा है। यह भी एक बहुत अच्छी बात है कि दोनों का सेम वेटेज रखा गया है। और वेटेज क्या है वो समझिए कि जीएस पेपर 1 जो आपका है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, 100 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, और पर क्वेश्चन जो आपका है वह 2 नंबर का है, यानी ये
आपको 200 नंबर का होगा प्रश्न पत्र। सेम इसका भी है कि इसका भी प्रश्न पत्र नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है और इसमें भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी 200 मार्क्स का यह टोटल क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का। दूसरी बात यह समझना है कि मेरिट कैसे निकाला जाएगा पीटी। तो यहां पर जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 इन दोनों को मिला करके यानी टोटल मार्क्स जो आपका होगा वो 400 में से जो न्यूनतम कट ऑफ होगा वह न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर आपके जो है वह पीटी में आपका सिलेक्शन होने वाला है। न्यूनतम जो मिनिमम कट ऑफ होगा उसके आधार पर, मैक्सिमम पर नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर पिछले साल की सिनेरियो को हम देखें तो 127 क्वेश्चन जिनका जिनका सही हुआ था, यानी 246 मार्क्स, 400 नंबर में से जो 246 मार्क्स को ले आए थे वो सभी लोग पीटी क्वालिफाई कर गए थे, वे सभी लोग पीटी क्वालिफाई थे। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें हमको समझ में आ गई। दूसरी बात यहां पर यह समझना है कि जेपीएससी के पीटी में नेगेटिव मार्क्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नेगेटिव मार्क का कोई यहां पर मार्क्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी आप अंदाजे से भी अगर मार करके निकल गए और अगर वो सही हो गया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, गलत हो गया तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, केवल उस क्वेश्चन के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें जो सही क्वेश्चन होंगे उससे आपको मार्क्स आपका जो है डिडक्ट नहीं होगा, उससे आपके नहीं कटेंगे। यह भी एक बहुत बेहतर है। इसलिए जो जब भी आप पढ़ाई करते हो अगर 50-50 यार ये क्वेश्चन में देख रहे हो और लगता है कि हमको 50-50% है कि ये सही होने का चांस है, तो उस चीज को तुरंत वहां पर क्या कीजिए कि तुरंत वहां पर उस चीज को मार दीजिए, आंसर को, आप निकल जाओगे। ठीक है, ये चीजें यहां तक समझ में आ गया। अब प्रश्न ये जो जीएस पेपर 1 है और जीएस पेपर 2 आखिर इसमें पूछा क्या जाएगा, हमको कौन सा वहां पर प्रश्न को पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें से सब्जेक्ट को समझते हैं हम लोग। जो जीएस पेपर 2 है साथियों इसका वह है स्पेशल झारखंड के लिए, स्पेशल झारखंड पेपर है, ये स्पेशल झारखंड पेपर है ये। यानी इसमें 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वह 100 क्वेश्चन ओनली झारखंड से रहेंगे, ओनली झारखंड से। और इस प्रश्न को, इस प्रश्न पत्र जो आपका होता है वह जो झारखंड के मूल लोग हैं, झारखंड के मूल निवासी हैं, उनके लिए यह प्रश्न पत्र बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो सवाल आपके पूछे जाते हैं ना वो लगभग कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपके घर गांव तरफ का भी दिखाई पड़ रहा है। जैसे जो गिरिडीह के पिलटान थाना से संबंध रखते होंगे वहां से सवाल प्रत्येक बार रहेगा, कौन सा, मधुबन, पारसनाथ, सम्मेद शिखर, जैन धर्म, बड़ाकर रिवर, ये सब वहां पर बाल पहाड़ी डैम, सब ये सब वहां से रहेंगे। तो भाई कुछ ऐसे सवाल आपको रहेंगे कि झारखंडी होने के नाते आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ के पर्व त्योहार, यहाँ की खान पान, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे, मेला वगैरह, दर्शनीय स्थल, बहुत सारे जलप्रपात वगैरह, ये सब आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपने झारखंड होने के नाते बहुत सारे चीज को आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। और मैंने जैसा कहा कि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके घर के बगल से ही सवाल पूछे जाते हैं। नेत्रहाट से सदैव सवाल रहेंगे तो नेत्रहाट के बारे में पूछ लेता है, रांची से कई सवाल पूछे जाते हैं, स्वर्णरेखा रिवर से कई सवाल पूछे जाते हैं, दामोदर घाटी से कई सवाल पूछे जाते हैं, तो किसी किसी के घर ही तो वहीं पर है। तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए जो झारखंड के मूल है तो उन बच्चों के लिए यह बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें 50% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप जानकारी रखते हैं, बट 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जिस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर रीड करने की आवश्यकता होती है, 50%। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। अब जीएस पेपर 1 जो आपका है, इस जीएस पेपर 1 में चूंकि यहां भी 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन यहां पर 100 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे
इसको हम लोग दो श्रेणी में बांट करके देखेंगे, दो श्रेणी में। और वो दो श्रेणी क्या है, इसमें जो 90 प्रश्न पूछे जाएंगे इसको दो भाग में बांटेंगे, एक है 10 क्वेश्चन इधर, एक है 90 क्वेश्चन। तो पेपर 1 में भी जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये स्पेशल झारखंड का है, 10 क्वेश्चन स्पेशल झारखंड के प्रश्न रहेंगे। ये स्पेशल किस प्रश्न रहेंगे, झारखंड के ये प्रश्न रहेंगे। और ये जो आपके हैं 90 क्वेश्चन जो आपका है, उस क्वेश्चन में क्या रहेगा वो समझिए। इसमें ऑल ओवर जीएस का सवाल होगा, जिसमें आपका क्या रहेगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, साइंस टेक, मिसलेनियस, उसके बाद आपका करंट अफेयर समसामयिकी। तो यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, मिसलेनियस, करंट अफेयर, इससे रहेंगे सवाल ये पूरा। और 10 प्रश्न रहेंगे, वही भी मैंने कहा कि स्पेशल फॉर झारखंड के लिए रहेंगे। तो अब यहाँ पर झारखंड के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए वेटेज है। क्या वेटेज है समझो, कि जो 90 प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न में आपका भी उतना ही पकड़ है जितना कि यूपीएससी या अदर स्टेट की तैयारी करने वाले बच्चों को है, लगभग सबको इसमें इतना ही है। लेकिन यहाँ पर जो 10 प्रश्न आपका फिर पुनः झारखंड दिया है और इधर से पेपर 2 में 100 क्वेश्चन दिया है, यानी टोटल 110 क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, इसमें झारखंड के स्टूडेंट का एक तरह यह विशेषाधिकार रह जाता है। जो झारखंड के स्टूडेंट हैं उनको कम तैयारी में भी आप अपना मतलब वेटेज को बढ़ा सकते हैं और इस तरह से आप पीटी को निकाल सकते हैं। क्योंकि 90 प्रश्न जो है उसमें सबका वही है। जैसे जो एमपी का स्टूडेंट है वो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ करके आया, साइंस टेक पढ़ के आया है, इसमें से वो पूछेगा ही, यहाँ आप बराबर वेटेज में है। लेकिन जो 110 क्वेश्चन दोनों पेपर मिला करके, जैसे 10 क्वेश्चन जीएस पेपर 1 से झारखंड का और 100 क्वेश्चन पेपर 2 मिला करके 110 प्रश्न जो यहाँ पर रहेगा आपके सवाल, ये एक तरह से आपका झारखंड के स्टूडेंट होने के नाते आपके लिए यह फायदामंद हो जाएगा। यहाँ से इसका मतलब कि अगर हमें पीटी पास करनी है झारखंड में, तो झारखंड के जेपीएससी की पीटी में इस परीक्षा में अगर जिन्होंने झारखंड पर अपना पकड़ अच्छे से बना लिया, उसे कोई नहीं रोकेगा पास होने से। क्योंकि इसमें तो एवरेज 90 क्वेश्चन जो पूछेंगे, इसमें एवरेज लड़का लोग मतलब 50-55 मार ही देता है। लेकिन इसमें 110 प्रश्न में कोई 80, कोई 90, कोई 100 तक पहुंचा देता है। और जहां पर 100 तक पहुंच गया तो निश्चित तौर पर उसका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पेपर में क्वालिफाई होने का कोई मतलब नहीं है। या दोनों पेपर मिला करके जो है क्वालिफाइंग का कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ जारी किया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गया, ये पेपर का सिलेबस ये कैसे है, ये कैसे बनाया गया है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर समझिए क्या जेपीएससी ने क्या किया है वो भी बता रहे हैं। इसमें देखिए, अब इसमें भी पेपर 1 जो आपका है, पेपर 1 को और पेपर 2 को इन दोनों में यहां पर बहुत बेहतर काम करके ये छोड़ दिया है। और बेहतर काम क्या किया वो समझो। जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं ना, जैसे सिलेबस का पहला पार्ट यहां पर दिया है पेपर 1 में, भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास की जो सवाल है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग में कौन कौन बांट दिया है, इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक, और इन तीनों का सेम वेटेज है। इसमें भी है 5 क्वेश्चन, इसमें भी है 5 क्वेश्चन, इसमें भी है 5 क्वेश्चन, यानी भारतीय इतिहास के टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन बेहतर क्या काम कर दिया है कि प्राचीन भारत पूरा पढ़ेंगे तो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे भी 5 क्वेश्चन, मध्यकालीन से 5 क्वेश्चन और आधुनिक से 5 क्वेश्चन। यहाँ पर सबका वेटेज बराबर है।
अब प्रश्न उठा कि पूरा पाषाण काल से लेकर के अभी तक आधुनिक भारत यानी 1947 और 1947 के बाद वर्तमान समय तक ये पूरे आधुनिक भारत है। तब पूरा पाषाण काल यानी 5 लाख BC से लेकर के 2025 तक, 5 लाख BC से लेकर के 2021 तक, ये 25 तक, ये पूरे इतिहास का सवाल ही है। अब इस इतिहास के सवाल में कंफ्यूजन यहाँ पर ये हो जाते हैं बच्चे लोग कि आखिर इतनी लंबी लंबी इतिहास, की वह मानव विकास क्रम की गाथा है और वो इतने कहानियों का संग्रह है कि आप जब तक एक ईस्वी सन को याद करते हैं तब तक आप दूसरा क्या होते हैं, भूल जाते हैं, और जब दूसरा याद करते हैं तब तक पहला आपका भूल जाता है। इतिहास के बारे में, इतिहास ये जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इज बेवफा, आज पढ़ो तो कल वो सफा, ये कहानी है इसका कि जब तक आज इधर पढ़ते तब तक उधर निकल जाता है, उधर पढ़ते तो इधर निकल जाता है। अब प्रश्न उठा कि कैसे पढ़ें, तो भाई ये सब ने बता दिया कि हम 15 क्वेश्चन को यहाँ से पूछेंगे हम 15 क्वेश्चन। आप 15 क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें पढ़ना क्या चाहिए वो चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसको लेकर के अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट और मिडिएवल, यह दो हिस्ट्री से, भारत के प्राचीन से और भारत के मध्यकालीन इतिहास से, इन दोनों चीज को अगर देखा जाए तो इन दोनों चीजों में जो सवाल पूछे हैं, इससे भी 5 क्वेश्चन और इससे भी 5 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिएगा एक चीज कि इसमें सर्वाधिक सवाल जो है वह पॉलिटिकल हिस्ट्री से नहीं पूछे गए हैं, यानी कहानियों से सवाल नहीं पूछे गए हैं। तो सवाल पूछे किससे गए हैं वो समझो कि किससे पूछे गए हैं। तो वह सवाल जो पूछा गया है वह पूछा गया है आर्ट एंड कल्चर से, भारतीय कला एवं संस्कृति से, यहां से सवाल पूछे गए हैं। और जब कला एवं संस्कृति की हम लोग बात करते हैं तो इसमें पढ़ना क्या क्या चीजें हैं वो हम आपको बता देते हैं, कैसे पढ़ना है इसको है। जब हम लोग कला और संस्कृति की बात करते हैं तो इसमें आता है कला, धर्म, साहित्य और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसको कला में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। अब इस कला को भी जो है अलग अलग भागों में बांटा जाता है। इसमें है स्थापत्य कला, इसमें है चित्रकला, मूर्ति कला, नृत्य कला, संगीत कला, इन सब से सवाल रहते हैं। अब स्थापत्य में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कोई अगर भवन का अवशेष है, मंदिर, मस्जिद, स्तूप, चैत्य, विहार, चर्च, ये सब इसमें पूछे जाते हैं स्थापत्य में। स्थापत्य कला से ये सवाल है। जैसे पिछले साल हड़प्पा से सवाल पूछा गया था कि वो जो डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिला है वो किस धातु से निर्मित है। उसके पहले पूछा कहां पर मिली होगी, तो विशाल स्नानागार कहां पर है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर है, तो उनकी विशेषताएं क्या है, ये सबसे सवाल पूछ रहा है। चित्रकला से भी सवाल पूछे जाएंगे, मूर्ति कला से सवाल पूछे जाएंगे। मूर्ति कला को भी हम लोग, जैसे मैं
मूर्ति कला को भारत में जो बनाने का है उसमें से देखे होंगे आपको गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला, यहां से सवाल पूछ रहे हैं। ये चीज को यहां पर समझ में आ गया होगा। दूसरा है धर्म से सवाल यदि है तो धर्म में आप प्राचीन भारत में अगर आप देखिएगा तो प्राचीन भारत में सर्वाधिक जो सवाल पूछे गए हैं वह 3 चीजों से। एक आपका हिंदू धर्म से सवाल रहेंगे, और हिंदू धर्म से सवाल किसमें, यह आपका वैदिक संस्कृति से सवाल होता है। और वैदिक संस्कृति के समाज, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी संस्कृति और उनके राजनीतिक संस्था, यहां से सवाल है। उसके बाद बौद्ध दर्शन से सवाल है, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से है, यहां से सर्वाधिक सवाल पूछे गए हैं। तो ये प्राचीन में ये चीजें हो गया। फिर आपका जो है साहित्य की बात करें तो साहित्य में भी 2 तरीके के साहित्य होते हैं। एक होते हैं धार्मिक साहित्य और दूसरे होते हैं धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य और धर्मेतर। धार्मिक का मतलब होता है कि चाहे वो कोई भी धर्म से रिलेटेड किताब हो, जैसे हिंदू धर्म के वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, ये सब इसमें आ जाएंगे। जैन धर्म की भी किताबें, अंगुत्तर निकाय, आपका ये भगवती सूत्र हो गया, 12 अंग, 12 उपांग, ये सब से सवाल पूछ रहे हैं। धर्मेतर से कौन होगा, जैसे मैं कोई कहानी, उपन्यास या कोई वैज्ञानिक साहित्य, जैसे वैज्ञानिक साहित्य में आर्यभट्टियम, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बृहत संहिता, ठीक है, ये सारी किताबें यहां पर पूछा जाएगा। तो धार्मिक साहित्य में यानी धर्म से रिलेटेड किताब से सवाल है, और धर्मेतर यानी जो धर्म से बाहर की चीजें हो वहां से सवाल सर्वाधिक है। और यहां भी इसी तरह मिडिएबल में भी बहुत है, इसमें भी अलग अलग कहानी। लेकिन बच्चे लोग करते क्या है कि सबसे ज्यादा कहानियां पढ़ने में लगे रहते इतिहास के। लेकिन इतिहास के सवाल अगर PYQ को आप देखें तो ज्यादातर इस तरीके के सवाल हैं, साहित्य से, विज्ञान प्रौद्योगिकी से, धर्म से, कला से। और आपका इसका क्या चीजें हैं, इसके आपके जो आर्थिक गतिविधियां थी उसमें सिक्के से सवाल पूछे जाएंगे, सिक्के, ठीक है। और समाज के सामाजिक गतिविधियों से सवाल है। और बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ने पर ध्यान देते हैं, वह देते हैं राजनीतिक इतिहास। और राजनीतिक इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसमें हम लोग पढ़ते हैं राजा रानी की कहानियां, उनके वंशजों की कहानियां। यह राजा आया, इसको मारा इसने, उसके बाद ये गद्दी पर बैठा, उसको मतलब जो है किसी दूसरे ने मारा, दूसरे ने किसी तीसरे को मारा। इस पर खूब लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन हमें उन चीजों पर पढ़ाई करनी ही नहीं है, हमें इन चीजों को आनी। ये 15 क्वेश्चन यदि बनाना है तो 5 दूना 10 क्वेश्चन का समझ में आ गया। अब यहां पर हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया, 5 क्वेश्चन और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ये कहां से सवाल पूछेंगे ये, तो इसमें जो अभी तक सर्वाधिक सवाल पूछे गए हैं वह है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से। फ्रीडम स्ट्रगल से राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो संघर्ष या संग्राम था, वहां से सवाल ज्यादा पूछे गए हैं। तो हम इधर उधर की ना पढ़ करके अगर हमें 15 क्वेश्चन इसका बनानी है तो 15 में से 15 कोई जरूरी नहीं बन ही जाएगा। 15 में कम से कम 12 का टारगेट ले लेते हैं, यानी 4-4 सवाल तो बनेगा ही। तो अगर 12 सवाल यहां से हम बनाना अगर चाहते हैं तो हमें इस तरीके से पढ़ करके और बनाना होगा। इन टॉपिक, सेलेक्टिव टॉपिक को पढ़ करके बनाना होगा। ऐसा नहीं कि ये पूरे संपूर्ण टॉपिक को पढ़ करके और महारत तो आप हासिल हो जाएंगे, लेकिन जब वहां पर आएगा पढ़ने के लिए जब दिया जाएगा, यानी क्वेश्चन जैसे आप देखोगे उसके बाद लगने लगा ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, क्योंकि आपने खूब पढ़ लिया है। लेकिन जो पढ़ना है वो पढ़ाई आपने किया ही नहीं है। तो इसको लेकर के मतलब ये सवाल यहां से आते हैं। तो पेपर 1 में
अगर भारतीय इतिहास का 15 सवाल करनी है तो हम लोग यहां से बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन यहां पर दिया है, दूसरा जो सिलेबस में दिया है वह दिया है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, एक चीज स्पष्ट कर रखा है कि हम यहां से सवाल जो पूछेंगे वह भारत का भूगोल से सवाल पूछेंगे, ठीक है। यानी ऐसा नहीं लिखा यूपीएससी की तरह कि हम पूरे दुनिया भर के भूगोल से सवाल पूछेंगे। यहां पर दे दिया गया है कि भूगोल से हम यहां पर सवाल करेंगे। और भूगोल को भी क्या कर दिया गया है, भूगोल को भी आपका जो है वह 4 भागों में बांटा गया है। इनसे जो टोटल सवाल रहेंगे भूगोल से वह रहेंगे 10 क्वेश्चन। टोटल सवाल कितने रहेंगे इसमें, 10 क्वेश्चन यहां से सवाल पूछे जाएंगे। और इसको क्या किया जेपीएससी ने, बहुत अलग अलग भागों में बांट रखा है। इसको कितने भागों में, 4 अलग अलग भागों में। उसमें पहला जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें लिखा है सामान्य भूगोल से। सामान्य भूगोल से टोटल क्वेश्चन पूछा जाएंगे सामान्य भूगोल से 3 क्वेश्चन। उसके बाद है भौतिक भूगोल से, इससे भी टोटल क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन। उसके बाद जो दिया है आर्थिक भूगोल से, आर्थिक भूगोल, और इसमें दिया आपका कितना, यहां पर दिया है 2 क्वेश्चन। उसके बाद दिया है सामाजिक और जनसांख्यिकी भूगोल, जनसांख्यिकीय भूगोल, जिसमें जनसंख्या वगैरह, शहरीकरण वगैरह ये सब के सवाल पूछे जाते हैं। यहां से भी है 2 क्वेश्चन। अब इसमें से है जो ये भौतिक भूगोल है, इसमें आपको सब चीज पढ़ना है। भारत का भौतिक स्वरूप, क्लाइमेटोलॉजी वगैरह सब इसमें पढ़ लेना है टोटल। और इस चीज को पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप अगर देखेंगे तो अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इसमें से चूंकि अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग भाग में बांट कर रखा है, तो अलग अलग भाग में देखिए सामान्य भूगोल से भी सवाल है, नदी, झील, झरना वगैरह सबसे। भौतिक भूगोल, भूकंप, पर्वत, पठार, मैदान, अपवाह तंत्र, सब इससे सवाल रहेंगे। आर्थिक भूगोल से पूछे जाएंगे उद्योग वगैरह के बारे में, उद्योग हो गया, खनिज हो गया, खनन हो गया, इन सब से, परिवहन हो गया, इनसे सवाल पूछे जाएंगे। यहां पर जो सवाल होगा वह शहरीकरण से सवाल पूछा जाएगा, शहरीकरण से पूछा जाएगा, जनसंख्या से सवाल रहेगा। इन सब मुद्दों को यहां पर देखना है। अब यहां पर एक तरह से इसका जो टॉपिक दिया है ये मानव भूगोल का टॉपिक है, मानव भूगोल का यह टॉपिक है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से सवाल को बनाएंगे। अब पढ़ें यहां कहां से इसको, तो इसको पढ़ने का जो तरीका है, अगर जो पहले से जो पढ़ रहे हैं तो वो तो 6th से लेकर के 12th क्लास का जो एनसीईआरटी किताब है इसको वह पढ़ लिए होंगे। लेकिन जो वर्तमान में शुरू कर रहे हैं, यानी एग्जाम के नोटिफिकेशन निकलने के बाद, उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो 6 से लेकर के 12th की एनसीईआरटी को पढ़े। उसके लिए क्या है कि अलग अलग पब्लिकेशन के द्वारा यह एनसीईआरटी का सार संग्रह निकाला है, सार संग्रह निकाल के रखा है। यहां से वो सवाल पूछे जाते हैं सार संग्रह से। तो ये एनसीईआरटी का जो है वो सार संग्रह किसी भी राइटर का और किसी भी पब्लिकेशन का आपको क्या करना है, आप इसको ले लीजिए और यहां से आप सवाल को जो है आराम से बनेगा। और जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वह PYQ का खास करके इसके लिए कुछ नहीं कीजिएगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो उसके लिए किताब आता है, इसके लिए घटना चक्र का, यह घटना चक्र भूगोल का ले लीजिएगा, भूगोल का समसामयिक घटना चक्र, यहां से सवाल आपके पूछे रहेंगे।
इसको एक पढ़ लीजिए, आपको कहीं अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसको तो पढ़ पाएंगे नहीं। या तो ये पढ़ लीजिए एनसीईआरटी साक्ष्य संग्रह, या फिर भूगोल का घटना चक्र पढ़ लीजिए। आपके 10 में से जो है 8 सवाल आपके डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ये भूगोल हो गया। अब तीसरा जो यहाँ पर है, तीसरा सब्जेक्ट जो आपका है पीटी में, वो दिया है भारतीय राज व्यवस्था और शासन। भारतीय राज व्यवस्था और शासन सबसे जीएस का फेवरेट टॉपिक है सभी लोगों के लिए, और इससे टोटल जो सवाल पूछा जाएगा वह टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस 10 क्वेश्चन को भी 3 भागों में बांट के रखा है। ठीक है, और इसको कैसे भाग बांटा है देखिए, इसमें पहला है भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था, यहां से टोटल क्वेश्चन पूछेंगे 4 क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है 4 क्वेश्चन। उसके बाद दिया दूसरा लोक प्रशासन एवं सुशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस से सवाल रहेगा, तो इसमें भी दिया है टोटल क्या, टोटल इनमें से दिया है 4 क्वेश्चन। उसके बाद दिया है स्थानीय स्वशासन, और इसमें दोनों ग्राम स्तर पर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी लेवल का। ग्रामीण लेवल की बात है उसको हम लोग ग्राम पंचायत, यानी इसको पंचायती राज हम लोग कहते हैं, पंचायत के बारे में सवाल रहेगा, और शहरी के लिए इसको हम लोग नगर पालिका कहते हैं। यहां से सवाल रहेंगे, और इससे कहता है हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे। और ये जो स्थानीय स्वशासन की जो ये बात होती है, यह भी बात है पॉलिटी में। अगर 243 अनुच्छेद की बात कर ले तो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन और ये जो बातें हैं, इसको यह पॉलिटी का ही यह पार्ट है, यानी इसका पार्ट है। यानी इस तरह से पॉलिटी में जो सवाल रहेंगे वो रहेंगे आपके कितने, टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, और 4 क्वेश्चन रहेंगे लोक प्रशासन और आपके सुशासन से। अब भारतीय संविधान और राज व्यवस्था में सवाल कहां से पूछे जाते हैं, सर्वाधिक सवाल, तो इसका सर्वाधिक यानी PYQ को यदि देखा जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो सर्वाधिक सवाल इसमें जो रहता है वो रहते हैं संविधान की प्रस्तावना। मैं टॉपिक बता देता हूं। उसके बाद रहता है फंडामेंटल राइट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, फंडामेंटल ड्यूटी, और संसद यानी पार्लियामेंट, और केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य संबंध से, और इसका अपना जो जिस स्टेट का है वहां के पॉलिटिकल यानी राज्य सरकार से, राज्य सरकार से सवाल रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इन 4 टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इन 4-5 टॉपिक को करके, और एक तो आपका पंचायती राज तो बता ही दिए 2 क्वेश्चन, और तो पंचायती राज से 2 क्वेश्चन, और बाकी बात प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, संसद केंद्र राज्य संबंध, और राज्य सरकार से संबंध में जो सवाल हैं जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह, इन सब के बारे में जो है सो देख लेना है, इतना पढ़ लीजिए। अब रहा ये लोक प्रशासन और सुशासन, ये आखिर कहां पर है। लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनसे जो है एक लंबी मोटी किताब इसको पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेंस के दृष्टिकोण से। लेकिन इसमें आपको पढ़ना क्या है पीटी, वो मैं आपको बता देता हूं। पीटी में क्या पढ़ना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो सवाल पूछे गए अभी तक, वो ज्यादातर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के परिभाषा से सवाल है, परिभाषा से यह प्रश्न पूछे गए हैं।
ज्यादातर परिभाषा से यह सवाल है। इससे 2 क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछा गया है। और जो गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस, इससे भी आपके 2 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल इसमें कितना है? इसमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसको लेकर के क्या करना है, वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर नंबर 1 पढ़ लेना है। चैप्टर नंबर 1 में ही यह पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा है। अलग अलग मतलब जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों के द्वारा लोक प्रशासन की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। तो इसको लेकर के यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है इसका। चैप्टर नंबर 1 से 2 सवाल रहेंगे और गुड गवर्नेंस से लेकर के मतलब जो है 2 सवाल, जैसे आरटीआई वगैरह, या गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने वाला, या गुड गवर्नेंस के पिलर की बात करता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रशासनिक सुधार आयोग हो गया, कौन कौन से अभी स्टेप को उठाया गया है, मिशन कर्मयोगी वगैरह क्या है। तो गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, राज्य सत्कर्ता आयोग, लोकपाल लोकायुक्त वगैरह, ये सब यहाँ पर गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न रहेंगे। तो उसको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से इस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं। पूरा एकदम स्पष्ट कर दिया जेपीएससी। यही तो एक जेपीएससी की पीटी की खूबसूरती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 10 यानी 15 सवाल आपके कितने हो गए? 15 हो गए हिस्ट्री से, 10 हो गए पॉलिटी से, और 10 हो गए ज्योग्राफी से। अब टॉपिक आता है, इसमें से जो सवाल है वो आपका है इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी से सवाल रहेंगे। और इकोनॉमी से जो सवाल हैं, ये इकोनॉमी से सवाल को भी इसमें टोटल है 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन से जो सवाल दिया है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण पहला है ये। दूसरा इसमें कहता है सतत विकास और आर्थिक मुद्दे। आर्थिक मुद्दे और इन दोनों से सवाल पूछा है 4-4 प्रश्न, है ना। 4 क्वेश्चन इससे, 4 क्वेश्चन इससे, और 2 क्वेश्चन पूछ रहा है नई आर्थिक नीति। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आया है, जिसको हम लोग एलपीजी मॉडल भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इसको यहां से प्रश्न पूछा जाएगा 2, यानी टोटल है आपका 10 प्रश्न। और 10 प्रश्न में ये कहता है ये चीजें। अब इसको पढ़ना कैसे है, तो इसके लिए सबसे जो बेहतर किताब है वह है एनसीईआरटी का 12th का किताब और 11th का किताब। 12th का किताब है और यहाँ पर 11th की किताब है, जिस किताब से आप ये 10 प्रश्नों को मतलब हल कर सकते हैं। और क्या करना है इसके लिए, इसको लेकर के जो PYQ है या PYQ को सॉल्व कर लेना। और इसके लिए अगर चाहते हैं तो घटना चक्र ले लेना। इसके लिए भी घटना चक्र, समसामयिकी घटना चक्र आती है, यह समसामयिकी घटना चक्र को आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो भूगोल के लिए भी ले लीजिए और इसके लिए भी ले लीजिए। और इस तरीके से आप इस चीज को पढ़ करके और आप इसका 10 सवालों का जवाब आप जो है वह दे लेंगे। 10 सवालों का जवाब इसमें से आप आराम से दे लेंगे। इसका कोई ये नहीं है, 10 सवाल, ठीक है। और आसान सवाल है, बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का बहुत ज्यादा ये नहीं, लेकिन बेसिक अच्छा खासा पूछ रहा है।
जिससे मतलब वह उम्मीद करके चलता है कि कम से कम वो लड़का के अंदर इतना तो पता होनी चाहिए कि टैरिफ क्या होते हैं। अभी मान लीजिए टैरिफ भी खूब खबर में है, अमेरिका के राष्ट्रपति हर एक देशों पर टैरिफ लगाए, तो टैरिफ तो कम से कम आना चाहिए कि टैरिफ ये है क्या ही। तो इन्हीं सबसे सवाल पूछे जाएंगे, छोटे छोटे आधारभूत लक्षण से सवाल है, नई नई चीजें जो आ रही है उससे सवाल हैं। तो यहाँ पर इस तरह के सवाल आपके इकोनॉमिक्स से पूछेंगे और इसके लिए आप घटना चक्र को ले लीजिए, देखिएगा आपके आधा से अधिक सवाल यहाँ से बन जाएगा, यानी 10 में से 8 क्वेश्चन आप बना लोगे डायरेक्ट, कोई नहीं इसे आपसे ये करवा पाएगा। ठीक है, आप आराम से उतना बना लोगे। अब इतना ये हो गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बाद जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से टोटल सवाल कर रहा है 15 क्वेश्चन, यानी अच्छा खासा वेटेज है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब बेहतर यहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सवाल जो आपका पूछा जा रहा है उसको हम लोग 3 भागों में बांटा जेपीएससी में, और 3 भाग में पहला कहता है कि हम जो प्रश्न पूछेंगे वह सामान्य विज्ञान से, और सामान्य विज्ञान से कौन, जो आप 9वीं और 10वीं क्लास 9th और 10th में जो सवाल आप पढ़ करके आए हैं यहां से सवाल हम पूछेंगे, और इससे हम पूछेंगे 6 क्वेश्चन। ठीक है, सामान्य विज्ञान से पूछेंगे क्या, 6 क्वेश्चन। उसके बाद है कृषि से सवाल, कृषि एवं एक तरह से कह सकते हैं तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तकनीकी विकास। तो कृषि को आप कहां पर पढ़ लेंगे, इसको भूगोल में भी पढ़ने मिलेगा, आपको भूगोल के अलावे अर्थव्यवस्था में भी पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तकनीकी, अब ये तकनीकी में भी अलग अलग, इसमें डायरेक्टली यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से भी सवाल पूछ रहे हैं, टेक्नोलॉजी से यह सवाल पूछ रहे हैं। और इन दोनों चीज के अतिरिक्त जो सवाल पूछा जाएगा वो कहता है सूचना एवं संचार क्रांति, सूचना एवं संचार क्रांति से। यहां पर आपको 2G 4G 5G 3G कंप्यूटर इंटरनेट ये सारे सवाल यहां से पूछे जाएंगे, जो आपका मतलब दिन प्रतिदिन आप यूज करते हो उसको। तो यहां से टोटल सवाल रहेंगे 3 सवाल, 3 क्वेश्चन रहेंगे इससे, और इसको आसानी से हल कर सकते हैं बिना कुछ ये किए। इसके लिए PYQ बना लीजिए, और प्लस इसमें से जो टॉपिक जो है उसके लिए आप एक तरह से लूसेंट, एक किताब आती है लूसेंट सामान्य विज्ञान, लूसेंट सामान्य विज्ञान की जो किताब है उस किताब को आप देख लेंगे। आप 15 क्वेश्चन में से आपका जो निश्चित है 12 क्वेश्चन आप बना लेंगे, यहां से 15 में से 12 क्वेश्चन आप यहां से बना लेंगे, ये गारंटी है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी बना लेंगे। अब इसमें से जो बच जाता है आपका वो बचता है क्या, 10 क्वेश्चन जो मैंने पहले कहा है इसमें भी दिया पेपर 1 में झारखंड से सवाल है, और झारखंड से 10 क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो झारखंड का 10 सवाल है यह अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जब आप पेपर 2 यहां पर पढ़ रहे होंगे उसी समय इसकी भी तैयारी आप यहां पर कर लेंगे। जैसे इसमें क्या पूछा जाता है, झारखंड से जो सवाल है वो झारखंड की इतिहास, झारखंड का समाज और झारखंड की संस्कृति और विरासत से जुड़ी हुई सवाल यहां पर रहती हैं। ठीक है, विरासत से जुड़ी हुई सवाल रहती हैं। तो इसमें से आप जब भी पेपर 2 का अध्ययन करेंगे, पेपर 2 का जब अध्ययन आप कर रहे होते हैं तो उसी समय झारखंड का यह 10 प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे उसको बड़ा ही आप आसान तरीके से बना लेंगे। इसके लिए आप अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अतिरिक्त जो सवाल आपका दिया है उसमें दिया है 15 क्वेश्चन,
और 15 क्वेश्चन दिया है करंट अफेयर से। इसमें है नेशनल प्लस इंटरनेशनल, और ये है 15 क्वेश्चन जो अपने आप में मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त जो आपका है, इसके लिए आप जो है एडिटोरियल या फिर आप जो है प्रतियोगिता दर्पण वार्षिक अंक वाला एनुअल वार्षिक अंक देख लीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे टीचर इस पर करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें से जो है वह है मिसलेनियस टॉपिक। और इस टॉपिक में मिसलेनियस में क्या क्या है, जैसे मानवाधिकार, तो मानवाधिकार के बारे में पढ़ना है, गरीबी के बारे में पढ़ना है, बेरोजगारी के बारे में पढ़ना है, पुरस्कार के बारे में पढ़ना है, खेल कूद के बारे में पढ़ना है। ये सबसे ये कहता है कि हम 15 क्वेश्चन पूछेंगे, ये भी इसका वेटेज ठीक ठाक है। तो 15 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। तो इसको मतलब जैसे मानवाधिकार पॉलिटिक टाइम में पढ़ लेना है, इकोनॉमिक्स में गरीबी, बेरोजगारी, पुरस्कार अलग से, खेलकूद तो रोज आप देख रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर से सवाल रहेंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही कम मतलब पढ़ करके जो है वो आराम से यहाँ पर ये कर सकते हैं। और इसमें नेशनल प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में सवाल है। तो 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको लेकर के जो है वह कई टीचर्स पढ़ा रहे हैं और इसको लेकर के कई किताबें स्पेशल बनाई जा चुकी है। तो कोई एक किताब को यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वह 100 के 100 पेपर 1 का जो 100 क्वेश्चन है उसको आप बड़ा ही आसान तरीके से पढ़ करके और पेपर 1 में आप अपनी पकड़ बना सकते हैं। और पेपर 2 के लिए हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे कि पेपर 2 मतलब कैसे पढ़ा जाए, जिसमें हम अधिक से अधिक सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने इसलिए बनाया क्योंकि कई लोग हमको ये पूछ रहे थे कि सर पीटी के लिए पढ़े कैसे, हम प्रश्न उठता है तुरंत कैसे पास करें पीटी के लिए। और ये मेरा अनुभव है 5 बार का, कि इस अनुभव के सहारे से मैं पीटी की मेंस सब पास कर रहा था। तो इसी तरह से आप बढ़िए और आप इस तरह से पढ़ करके और आप आराम से जो है वह एक तरह से क्या कर सकते हैं कि आप पीटी की परीक्षा पेपर 1 को बेहतर ढंग से आप दे सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास को इसी में रोकते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और जितना अधिक से अधिक दोस्तों तक हो सकता है इसको फैलाइए। और भी कोई अगर कुछ और चीज़ जानना आप चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं, हम सब चीज़ आपको देना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर।